हेलो एवरीवन। हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 को डिस्कस किया था, जिसमें कि 10 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें 5 चैप्टर हम उसमें कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में बाकी के जो 5 चैप्टर बच गए हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं। जो फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये जो रिपोर्ट है ISFR वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस रिपोर्ट को स्किप करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यहाँ पे छूट जाएगा। तो आपको इसको कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी क्रूशियल है ये आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। तो हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है और इससे पहले के चैप्टर अगर आपको देखने हैं तो इसके लिए आप ISFR रिपोर्ट वॉल्यूम फर्स्ट का जो पार्ट फर्स्ट मैंने वीडियो यहाँ पे कल रिलीज़ किया था उसको आप देख सकते हैं। और चैप्टर नंबर 6 और इससे आगे का आज हम यहाँ कवर करने वाले हैं। जो फॉरेस्ट कवर है इंडिया का, तो आप सब जानते हैं, बचपन से आप ये पढ़ते आ रहे होंगे कि 33% होना चाहिए हमारा फॉरेस्ट कवर। और कल के वीडियो में हमने देखा कि जो टोटल ट्री कवर एंड फॉरेस्ट कवर मिला के जो हमारा यहाँ पे जो परसेंट है जोग्राफिकल एरिया का वो हमारा है 24.56%। और अगर इससे भी हम अगर ट्री कवर को हटा देते हैं तो ये बचता है 21.67%, जो कि काफ़ी कम है 33% के क्राइटेरिया में आने के लिए यहाँ पे। तो जो हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 की, उसमें हमने ये एम किया था कि हमें 33% जोग्राफिकल एरिया जो है हमारी कंट्री का वो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के अंडर आना चाहिए। तो इस दिशा में काफ़ी काम भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो हमारा रिजल्ट है वो 24.56% ही रहा है। तो इसी को देखने के लिए FSI के द्वारा यहाँ पे ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है और उससे पहले काफ़ी सारा वर्क किया जाता है और उसी के बेसिस पे ये रिपोर्ट है वो रिलीज की जाती है। तो FSI है ये फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है कंट्री का उसको बाईएनियल साइकिल पे यहाँ पे मैप करती है और फिर रिलीज करती है। फिर नेक्स्ट फॉरेस्ट कवर असेसमेंट की डेफिनेशन दी गई है, जिसमें बताया गया है कि ऑल एरिया मोर देन 1 हेक्टेयर। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोर देन 1 हेक्टेयर, क्योंकि इससे आगे हम ट्री कवर पढ़ने वाले हैं और ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पढ़ने वाले हैं। तो इनमें डिफरेंस तभी समझ में आएगा जब आप इसको डिटेल से देखेंगे। तो यहाँ पे मोर देन 1 हेक्टेयर होना ज़रूरी है। तो फॉरेस्ट कवर असेसमेंट विच इंक्लूड ऑल एरिया मोर देन 1 हेक्टेयर इन एक्सटेंट एंड हैविंग ट्री कैनोपी होनी चाहिए 10% एंड मोर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लैंड यूज लीगल स्टेटस एंड ओनरशिप। मोर रिस्पेक्टिव ऑफ इज डन यूजिंग सैटेलाइट डेटा। तो ये होता है फॉरेस्ट कवर असेसमेंट, इस तरीके से किया जाता है फॉरेस्ट कवर का। और ये जो है ये रिक्वायर्ड डेफिनेशन है फॉरेस्ट कवर के लिए। अब हम आगे देखने वाले हैं कि अगर लेस देन 1 हेक्टेयर हुआ तब क्या होगा। देखो, हाउएवर देयर आर मैनी स्मॉल पैचेज ऑफ ट्री हैं जो कि लेस देन 1 हेक्टेयर हैं, जैसे कि trees in village, woodlots, homesteads and tree along linear features. Such as roads, canals, bunds, tree in urban areas, scattered trees. तो इन पेचेज को किस में काउंट करेंगे अब। these smaller patches of tree are not included. अब इनको देखो फॉरेस्ट कवर में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन होती है हमारे यहाँ पे, जो सैटेलाइट डेटा हमें अवेलेबल होता है। तो इनमें ये जो ट्री हैं उनका सैटेलाइट डेटा हमें प्राप्त नहीं हो पाता, इस वजह से इनको इसमें काउंट नहीं करते हैं। अब ये ट्रीज़ हैं, अब ये हैं तो यहाँ पे हमारा जो फॉरेस्ट कवर है टोटल, मतलब फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर,
उसमें काफ़ी योगदान दे रहे हैं। ये ट्री भी लेस देन 1 हेक्टेयर में है, लेकिन इनको फॉरेस्ट कवर में तो शामिल नहीं किया। अब इनको ट्री कवर में हम शामिल करेंगे, उसके बाद इनका एडिशन किया जाता है। तो दीज वाइडली स्प्रेड पैचेज ऑफ ट्रीज इन रूरल और अर्बन लैंडस्केप ये काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल और इकोलॉजिकल इनका रोल है। और ये जो एक्सटेंट ऑफ सच ट्रीज हैं इनको यहाँ पे ट्री कवर में शामिल किया जाता है। देखो, असेस्ड एज ट्री कवर यूजिंग ए मेथडोलॉजी जो कि है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो इनको फिर इस मेथड के द्वारा यहाँ पे ज्ञात किया जाता है, मैप किया जाता है। तो मोर देन 1 हेक्टेयर को तो करोगे फॉरेस्ट कवर में, और लेस देन जो 1 हेक्टेयर है उसको करोगे ट्री कवर में। तो आई होप यहाँ पे आपको ये डिफरेंस है वो समझ में आएगा होगा। फिर है ये जो मेथडोलॉजी है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, रैंडम सैम्पलिंग का टाइप है स्ट्रेटिफाइड, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने हमारे वीडियोस देखे थे। तो ये जो सैम्पलिंग का मेथड है इसमें क्या होगा कि हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग डेटा और फील्ड मेजरमेंट हैं जो प्लॉट्स के वो यहाँ यूज किए जाते हैं, और इनके बेसिस पे फिर ट्री कवर की जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जाती है। और उसके बाद में जो हमारी फॉरेस्ट एंड ट्री कवर का जो पूरा डेटा है वो कलेक्ट होता है और उसको एडिशन करके फिर ये रिपोर्ट है वो पेश की जाती है। अब हम काफ़ी बार यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, तो इनमें क्या डिफरेंस है। अब सेम यहाँ पे लग रहा है कि भाई फॉरेस्ट एरिया से बाहर जो ट्री होंगे वो ट्री कवर में आ रहे हैं, और ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट कवर से बाहर आ रहे हैं वही ट्री हैं। लेकिन ये सिमिलर टर्म दिख रही हैं, इनमें भी डिफरेंस है। तो इनके डिफरेंस को हम नेक्स्ट पैरा में देखने वाले हैं। ये जो लेक्चर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लास्ट लेक्चर भी और ये वाला लेक्चर भी। तो इसमें आपको डिफरेंस समझ में आएगा इनके बीच में। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्री कवर को डिफाइन किया गया। देखो, ट्री कवर को हमने पीछे भी देखा, लेस देन 1 हेक्टेयर की बात की है। तो ट्री कवर इज डिफाइंड एज ऑल ट्री पैचेज ऑफ साइज लेस देन 1 हेक्टेयर अकरिंग आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से बाहर की साइड होगा ट्री कवर। ट्री कवर को कभी भी फॉरेस्ट कवर में इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर है ट्री कवर इंक्लूड ट्रीज इन ऑल फॉर्मेशन इंक्लूडिंग स्केटर्ड ट्री, सब यहाँ पे इसमें ट्री कवर में इंक्लूड हैं। फिर है TOF यानी ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, ये सिमिलर टर्म लगती हैं लेकिन ये दोनों डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। FSI ने इनका जो डिफरेंस है वो अपनी रिपोर्ट में बताया है। देखो, जो आपका ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट है एंड ट्री कवर, दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि देखो ये भी आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है, और जो आपका TOF है इसके तो नाम से ही स्पष्ट है कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, तो दोनों ही हैं आउटसाइड। लेकिन TOF refers to all trees growing outside RFA irrespective of patch size which could also be larger than 1 हेक्टेयर। तो ट्री पेचेस में मिलते हैं, तो इसमें अगर लेस देन 1 हेक्टेयर है तो ट्री कवर में हमारे आएगा। लेकिन यहाँ पे 1 हेक्टेयर से लार्ज भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में शामिल नहीं हो यानी आउटसाइड हो, और इसकी जो साइज है पेचेस की वो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हो सकती है। तो इसका मतलब इसकी 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है और जो ट्री कवर है उसकी 1 हेक्टेयर से कम है। तो ट्री कवर है वो सबसेट कह सकते हो आप TOF का, यानी ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट का। अब नेक्स्ट दिया गया है कि ट्री कवर इज एस्टिमेटेड यूजिंग ए सैम्पलिंग बेस्ड मेथडोलॉजी where in high resolution satellite imagery is used for stratification। तो स्ट्रेटिफिकेशन के लिए यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज डेटा यूज किया जाता है, जिसको हमने पीछे देखा कि जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है उसको यूज करते हैं इसमें। आगे यहाँ पे डिटेल से जो रिलेशनशिप है ट्री कवर और ट्री फॉरेस्ट एरिया का, ट्री आउटसाइड एरिया का, उसको दिखाया गया है। यहाँ पे तो ये ब्लॉक प्लांटेशन है, देख सकते हैं आप, ब्लॉक्स में लगे हैं ट्री, और ये फिर
लीनियर प्लांटेशन है, कैनाल के किनारे किनारे यहाँ पे लगाए गए हैं। तो ये डायग्राम शो कर रहा है रिलेशन बिटवीन ट्री कवर एंड ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। तो देखिए सबसे पहले है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एंड ये है ट्री कवर। इसके साथ ही यहाँ पे दिया गया है फॉरेस्ट कवर और फिर है प्रोटेक्टेड एरियाज एंड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरियाज। तो इस डायग्राम से वेन डायग्राम से पूरा इसका रिलेशन दिखाया गया है। अब देखो TOF ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, तो यहाँ तक तो फॉरेस्ट वाला है, ये टोटल फॉरेस्ट कवर है और ये वाला रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, तो ये TOF है और इसी का सबसेट है ट्री कवर। तो इस डायग्राम से आपको याद रखने में आसान रहेगा। अब हम मूव करते हैं आगे। मेथडोलॉजी फॉर ट्री कवर एस्टिमेशन। तो फॉरेस्ट इन्वेंटरी के बारे में हमने हमारे लेक्चर्स में डिस्कस किया था वहाँ पे। यहाँ पे भी नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंटरी को यूज़ करते हैं। तो ट्री कवर ऑफ द कंट्री हैज़ बीन एस्टिमेटेड स्टेट वाइज फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग इन्वेंटरी ऑफ ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज फॉलोइंग द ग्रिड बेस्ड इन्वेंटरी डिज़ाइन। तो इसके बेसिस पे फिर यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे ये जो डेटा कलेक्ट किया जाता है इसका मेन एम होता है कि ग्रोइंग स्टॉक है उसमें कितनी वृद्धि हुई है या फिर डिक्रीज हुआ है, ये सभी इंफॉर्मेशन यहाँ से इस इन्वेंटरी से कलेक्ट की जाती है। फिर है एस्टिमेशन ऑफ ट्री कवर इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में यहाँ पे ट्री कवर को एस्टिमेट करने के लिए सैम्पलिंग अप्रोच को यूज किया जाता है, जिसमें हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा को यूज करते हैं इन कंजक्शन विद द इन्वेंटरी डेटा। फिर यहाँ पे रूरल एरिया में जो हाई सैटेलाइट डेटा है उसको स्ट्रेटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट 3 स्ट्रेटा में, जैसे ब्लॉक, लीनियर एंड स्केटर्ड में, कि ब्लॉक में ट्री लगे हैं, लीनियर में एंड स्केटर्ड ट्रीज में। फिर आगे पूरी मैथडोलॉजी दी गई है, तो देखते हैं आगे। हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि ये वाली स्केल यूज की जाती है, 1:50,000 वाली स्केल यूज़ करते हैं। तो जो डेटा है सैटेलाइट डेटा, उस डेटा को डाउनलोड कर लिया जाता है, उसके साथ इन्वेंट्री की हेल्प ली जाती है और यहाँ पे जो सेटलमेंट, वाटर बॉडीज, ट्री पैचेज, एग्रीकल्चर और लैंड कवर, अदर जो लैंड कवर क्लासेज हैं उसमें इसको पहले क्लासीफाई कर लेते हैं। फिर ये जो क्लासिफिकेशन है इससे क्या होगा कि ये समझने में हेल्प मिलती है कि ट्री पैचेज, हमारा जो मेन फोकस है वो ट्री पैचेज का यहाँ पे मैपिंग करना है, तो इससे पता चलता है डिफरेंस अदर क्लासेस में और ट्री पैचेज में। फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि यहाँ पे मिनिमम मैपेबल एरिया है वो 0.1 हेक्टेयर होता है, उससे जो लेस यहाँ पे एरिया है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है और फिर यहाँ पे पूरा डेटा है वो कलेक्ट कर लेते हैं। ये क्लासेस हमने देखी, ब्लॉक, लीनियर एंड स्केटर्ड। तो इस तरीके से डेटा कलेक्शन का काम यहाँ पे किया जाता है। दिया गया है यहाँ पे ब्लॉक एंड लीनियर स्ट्रेटा इज 0.1 हेक्टेयर साइज दी गई है ये रिस्पेक्टिवली। इन केस ऑफ स्केटर्ड स्ट्रेटम द प्लॉट ऑफ साइज 3 हेक्टेयर स्क्वायर इन नॉन हिली एरियाज में एंड 0.5 हेक्टेयर स्क्वायर इन हिली एरियाज। सैम्पल पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, रैंडम डेटा की। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ दी गई है। ट्री कवर ऑफ द रूरल एरिया कंप्राइज एरिया ऑफ ब्लॉक एंड लीनियर पैचेज बिटवीन 0.1 हेक्टेयर टू 1 हेक्टेयर। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको याद रखना है कि 0.1 से 1 हेक्टेयर के बीच में यहाँ पे कवर करते हैं। देखो 0.1 हेक्टेयर वाला तो नेग्लिजिबल मान लिया जाता है, तो उसको तो एस्टिमेट नहीं करते, एलिमिनेट कर देते हैं। और 1 हेक्टेयर से ज़्यादा का लेंगे तो फिर वो हमारा फॉरेस्ट कवर में इंक्लूड होने लगेगा, तो इसलिए 0.1 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर तक यूज करते हैं।
तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल यहाँ पे दी गई है। मैन मैं सब बता रही हूँ यहाँ पे, और अगर आप भी इससे कुछ और क्वेश्चंस निकाल पाएँ तो काफ़ी अच्छा है ये आपके लिए। फिर है एस्टिमेशन ऑफ ट्री कवर इन अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में क्या करेंगे अब? अर्बन एरियाज़ के लिए जो ट्री कवर ऑफ अर्बन एरिया है उसको एस्टिमेट किया जाता है फ्रॉम द इन्वेंट्री ऑफ, यहाँ पे टोटल आउटसाइड ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट अर्बन से, तो यहाँ पे डेटा लिया जाता है। जो हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा है वो यहाँ यूज़ नहीं किया जाता, फॉर द इन्वेंट्री ऑफ अर्बन एरियाज़ यूज़ नहीं किया जाता ये डेटा। क्यों? क्योंकि नॉन अवेलेबिलिटी होती है यहाँ पे डिजिटल बाउंड्रीज़ की। अर्बन एरियाज़ के जो बाउंड्रीज़ हैं उनकी यहाँ पे नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से यूज़ नहीं करते इसको। फिर है ये लगभग सेम, देखो सेम डिज़ाइन एज यूज्ड फॉर रूरल इन्वेंट्री वैसे यूज करते हैं, एंड मेथड्स हैं वो सेम है। देयरफॉर अर्बन एरियाज सैम्पलिंग फ्रेम इज टेकन फ्रॉम द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO which has stratified the urban areas into urban frame survey ब्लॉक्स में डिफाइन किया गया है। तो इससे यहाँ पे ये सैम्पलिंग फ्रेम लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटेल है यहाँ। फिर हमारा नेक्स्ट आता है टोटल ट्री कवर ऑफ स्टेट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द एस्टिमेटेड ट्री कवर ऑफ रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो ये सिंपल सी बात है कि रूरल एंड अर्बन एरिया को यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर स्टेट का ट्री कवर आएगा, फिर जो टोटल सभी स्टेट के ट्री कवर हैं उनको ऐड करके नेशनल लेवल पे ट्री कवर को यहाँ पे ज्ञात किया जाता है। अब नेक्स्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्टेट वाइज एस्टिमेट ऑफ ट्री कवर। तो टोटल ट्री कवर है जो इंडिया का वो है 95,027 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 2.89% है ये। तो इसमें पिछले असेसमेंट की तुलना में वृद्धि हुई है, तो ये यहाँ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो पिछली रिपोर्ट होती है उससे जो प्रेजेंट में जो रिपोर्ट होती है उसका कंपैरिजन पूछ लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिपोर्ट में वृद्धि हुई है 1,212 स्क्वायर किलोमीटर की। फिर है आगे दिया है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द ट्री कवर एस्टिमेट ऑफ द नेशनल लेवल हैज़ बीन असेस्ड एट 6.6%। तो एरर बताइए, यहाँ पे एरर मैट्रिक्स हमने पिछले वीडियो में देखी थी। फिर है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द स्टेट लेवल वेरीज फ्रॉम 3.41% टू 16.86%। आगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है मैक्सिमम ट्री कवर इज महाराष्ट्र। देखो महाराष्ट्र में है, मैक्सिमम ट्री कवर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, इसको कंफ्यूज नहीं होना है फॉरेस्ट कवर से एंड ट्री कवर से। तो ट्री कवर इज महाराष्ट्र में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में है, फिर है राजस्थान में, फिर है जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे राजस्थान वाले स्टूडेंट सरप्राइज्ड होंगे कि मैक्सिमम ट्री कवर राजस्थान में है। राजस्थान में फॉरेस्ट एरिया काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ ट्री कवर की बात की जा रही है जो फॉरेस्ट कवर में इंक्लूड नहीं होता। तो ट्री यहाँ पे लगाए जाते हैं राजस्थान में, इससे पता चलता है। फिर है परसेंटेज बेसिस पे, तो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ चंडीगढ़ shows high percentage of tree cover 22.34%। तो स्टेट एंड यूटीज़ में चंडीगढ़ जो है उसका हाईएस्ट परसेंटेज है। वैसे तो ट्री कवर है महाराष्ट्र का, लेकिन परसेंटेज वाइज देखें तो चंडीगढ़ का है, उसके बाद दिल्ली, केरला एंड गोवा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेट यूटी वाइज ट्री कवर एस्टिमेट्स, तो पूरा दिया है तो नहीं देखना हमें यहाँ पे ये। फिर है एक्सटेंट ऑफ ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। इंडिया में जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इकोलॉजिकल, सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस में,
और हमारी जो वुड एंड वुड बेस्ड प्रोडक्ट्स, जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं एंड जो टिम्बर है इसकी जो नीड्स हैं वो कंप्लीट की जाती हैं ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट के द्वारा। और जो TOF है यानी ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कार्बन सिंक के तौर पे भी देखे जाते हैं। तो आगे दिया गया है कि जो TOF है इससे क्या मीन है हमारा, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से बाहर जो फॉरेस्ट है, आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, उनको कहते हैं TOF। FSI कैसे मैप करती है? FSI है वो ट्री कवर को क्या करेगी, ट्री कवर भी आउटसाइड फॉरेस्ट होते हैं तो इनको सैम्पलिंग बेस्ड मेथड से और सैटेलाइट डेटा को यूज करके फिर मैप करती है। तो कैसे हमें पता चलेगा कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से आउटसाइड है जो एरिया? तो इसमें क्या होगा कि फॉरेस्ट कवर आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इज डिराइव्ड यूजिंग बाउंड्री ऑफ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की जो बाउंड्री है उससे बाहर वाला है वो आउटसाइड हो गया, फिर उसको इस तरीके से कलेक्ट करते हैं। और जिन स्टेट के लिए जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बाउंड्री जिन्होंने नहीं बना रखी है या डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं है, उनके लिए फिर अल्टरनेटिव के तौर पे ग्रीन वॉश को यूज़ किया जाता है, जिसको टोपो शीट्स के रूप में ग्रीन कलर में शो करते हैं रिपोर्ट में, और इसको सब्स्टिट्यूट के तौर पे यहाँ पे काम में लेते हैं RFA बाउंड्रीज़ के लिए। तो एक्सटेंट ऑफ TOF है उसमें may be estimated as the sum of forest cover outside the recorded forest area and green wash। तो जो एक्सटेंट ऑफ TOF है इसको फर्स्ट टाइम यहाँ पे डिराइव किया है करंट असेसमेंट में, और 36.40% जो टोटल फॉरेस्ट कवर है ये हमारा आता है अंडर TOF में। तो इससे आप देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है TOF। जो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है उसका 36.40% यहाँ पे ये कवर करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे। TOF एरिया दिया गया है। तो इस पूरी टेबल से क्या पता चलता है हमें कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, इसके पास है लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ TOF इन कंट्री, और ट्री कवर है वो सबसेट है इसका TOF का। तो यानी महाराष्ट्र के पास ही TOF है सबसे ज़्यादा और इसके पास ही ट्री कवर है। उसके बाद है ओडिशा और कर्नाटका के पास, और परसेंटेज की टर्म में देखें तो केरला के पास हाईएस्ट परसेंटेज है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट का, उसके बाद गोवा एंड नागालैंड। तो पूरी डिटेल आपको यहाँ पे याद नहीं रह सकती, लेकिन मेन जो है जैसे लार्जेस्ट किसका है और हाईएस्ट परसेंटेज में कौन है, तो एक एक तो आपको याद रखना ही चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। अब चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हो गया है, ग्रोइंग स्टॉक से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो चैप्टर में दिया गया है कि जो फॉरेस्ट मैनेजर्स, प्लानर्स और पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है अबाउट फॉरेस्ट्री पैरामीटर, जैसे कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है टिम्बर स्पीसीज का, और वॉल्यूम, बायोमास, कार्बन स्टॉक एंड रीजनरेशन स्टेटस क्या है, एंड पॉपुलेशन एंड स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसकी जानकारी हमें मिलती है ग्रोइंग स्टॉक से। सो ग्रोइंग स्टॉक इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो कि क्वांटिफाई करता है फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, और ये इंडिकेटर है फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी का। तो फॉरेस्ट इन्वेंटरीज जो हैं प्राइमरली एम्ड एट असेसिंग द ग्रोइंग स्टॉक एंड अदर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव पैरामीटर्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट इन्वेंटरी से यहाँ पे जो ग्रोइंग स्टॉक है और जो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव पैरामीटर हैं उनको ज्ञात किया जाता है, और फिर इन्वेंटरी का डेटा फिर हम यूज करते हैं मैपिंग में। जब हमने हमारे लेक्चर्स में डिस्कस किया था इन्वेंटरी का, तब हमने देखा था यहाँ पे ये फिर डेटा पूरा यूज किया जाता है कि कितना टिम्बर हमें फॉरेस्ट से प्राप्त हो रहा है ये सब। तो दिया गया है कि इन वर्किंग प्लान्स ग्रोइंग स्टॉक हैज़ ट्रेडिशनली बीन यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ सस्टेनेबल यील्ड ऑफ टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, और रिसेंट पास्ट ग्रोइंग स्टॉक है इसका एस्टिमेशन gained further importance due to significant role of forest in climate change mitigation। तो
फिर इंटरनेशनल लेवल पे देखो ग्रोइंग स्टॉक को देखा जाता है, फिर कि क्लाइमेट चेंज की दिशा में कितना काम किया जा रहा है, ये सब इससे पता चलता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस ऐसे भी बड़ी है। अब ग्रोइंग स्टॉक से पता चलता है कि भाई कार्बन स्टॉक कितना है किसी कंट्री का, या फिर बायोमास का कैलकुलेशन। बायोमास एस्टिमेशन के बारे में भी हम हमारे लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो ग्रोइंग स्टॉक डेटा जो है वो यहाँ पे बताता है कि कैलकुलेशन ऑफ बायोमास एंड कार्बन स्टॉक को। तो दिया गया है कि जो UNFCCC है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसने कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे जारी की हुई हैं for implementation of REDD+. Require that every country should have a national forest monitoring system consisting of satellite-based forest monitoring system and national forest inventory. तो कुछ गाइडलाइंस हैं ये UNFCCC की। तो हमारे यहाँ पे ये काम किया जाता है FSI के द्वारा। तो FSI हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज इन केयरिंग आवर इन्वेंट्री इन द फॉरेस्ट एरियाज। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इसको। फिर यहाँ पे क्या है कि पहले जो है वो यूज किया जाता PISFR इन 1965 द प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। इसको इस्टेब्लिश किया गया था एज ए जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ FAO UNDP एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद इसको रिप्लेस कर दिया था FSI ने। तो ये सारा डेटा यहाँ पे दिया गया है। अभी रिसेंट में जो नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री में ग्रिड सिस्टम है वो 5 किलोमीटर बाई 5 किलोमीटर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है न्यू नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री डिज़ाइन। देखिए यहाँ पे अभी मैं बात ही कर रही थी इसकी। द NFI हैज़ 3 कंपोनेंट फॉरेस्ट इन्वेंट्री, TOF रूरल एंड TOF अर्बन। तो देखो FSI हैज़ स्विच्ड ओवर टू ग्रिड बेस्ड सैम्पलिंग डिज़ाइन फॉर ए डिस्ट्रिक्ट बेस्ड डिज़ाइन सिंस 2016। और न्यू डिज़ाइन है वो देखो यूनिफॉर्म ग्रिड्स ऑफ यहाँ पे साइज 5 बाई 5 एंड ईच ईयर इन्वेंट्री ऑफ फॉरेस्ट and TOF is carried out in systematically selected grids from the total grids across the country। तो ये इस तरीके से पूरा डेटा यहाँ पे किया जाता है। फॉर फॉरेस्ट इन्वेंट्री द रिविजिट टाइम है 5 ईयर का फिक्स किया गया है और TOF के लिए 10 ईयर का। तो इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे इसमें। इम्पोर्टेंट मैं यहाँ देख रही हूँ। तो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट दिया गया है, यहाँ पे हम बात कर चुके हैं ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट के बारे में। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे यही है कि TOF इन्वेंट्री के लिए जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है उनके द्वारा यहाँ पे जो डिटेल प्रोवाइड कराई जाती है उसके बेसिस पे डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। फिर है यहाँ पे आगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ऑल सच टाउन्स। इनको भुवन एंड गूगल अर्थ पोर्टल को यूज करके यहाँ पे ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये इतना काम का डेटा नहीं है। फिर है डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा प्रोसेसिंग का दिया है, देखो इस तरीके से पूरा काम यहाँ किया जाता है। तो अभी तो आपको ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको पूरा ये सीखना पड़ेगा। तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी उसमें पूरा आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से ये जो ग्रिड सिस्टम है इन्वेंटरी का ये सब पूरा। तो फिलहाल तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। यहाँ पे टोटल ग्रोइंग स्टॉक ऑफ वुड बताया, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस हमने कर लिया था। तो पूरा यहाँ पे बताया क्यूबिक मीटर में। एंड ये जो है ये है फॉरेस्ट एरिया में और बाकी आउटसाइड एरिया में, यानी 5915.76 मीटर क्यूबिक मीटर है, ये बिलियन क्यूबिक मीटर है।
ये यहाँ पे एस्टिमेट किया गया है वुड का स्टॉक, और जो इसमें से 4273 जो है ये फॉरेस्ट एरिया इनसाइड फॉरेस्ट एरिया है, और जो 1642 है ये आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया है। तो टोटल इंक्रीज जो हुआ है वो है 93.36 मिलियन क्यूबिक मीटर। तो इम्पोर्टेंट है ये 1.6% इन ग्रोइंग स्टॉक ऑफ द कंट्री। इसके साथ ही जो ग्रोइंग स्टॉक है इनसाइड द फॉरेस्ट उसमें तो 1.3% वृद्धि हुई है, और आउटसाइड वाले में हुई है 2.4% की वृद्धि। तो ये भी एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं हम। ये दिया गया है पूरा फॉरेस्ट, एंड ये दिया गया है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट मिलियन क्यूबिक मीटर में। अब ग्रोइंग स्टॉक की बात कर रहे हैं। देखो, तो हाईएस्ट परसेंट ग्रोइंग स्टॉक इन फॉरेस्ट हैज़ बीन फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, फॉलोड बाय केरला एंड अंडमान एंड निकोबार। तो अब जम्मू कश्मीर है उसमें यूनियन टेरिटरीज बन चुकी हैं। ये डेटा है ये पहले का है, क्योंकि दिसंबर में ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी और अक्टूबर में यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया था जम्मू कश्मीर को। तो सारी प्रोसेस है वो पहले ही हो चुकी थी मैपिंग की, तो पहले का डेटा है ये। उसके बाद है यहाँ पे इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल ग्रोइंग स्टॉक अरुणाचल प्रदेश हैज़ मैक्सिमम ग्रोइंग स्टॉक। तो देख लीजिए अरुणाचल का है सबसे ज़्यादा यहाँ पे, और पर हेक्टेयर में दिया था जम्मू कश्मीर का। फिर आगे है ग्रोइंग स्टॉक ऑफ टॉप 10 स्पीसीज इन फॉरेस्ट एंड TOF। तो ग्रोइंग स्टॉक दिया है, तो जो टोटल ट्री स्पीसीज हैं वो दी गई है यहाँ। ग्रोइंग स्टॉक इन फॉरेस्ट फॉर टॉप 10 स्पीसीज, तो सबसे ज़्यादा जो सोरिया रोबस्टा स्पीसीज है ये कवर करती है। देखो परसेंटेज ऑफ टोटल ग्रोइंग स्टॉक इन कंट्रीज फॉरेस्ट, तो 10.62% तो यही कवर करती है। इसके बाद है टेक्टोना ग्रैंडिस एंड टर्मिनेलिया टोमेटोसा एंड पाइनस रोक्सबर्गी, एबिस पिंड्रो, एनोजिसेसिस लेटिफोलिया एंड पाइनस वोलिचाइना चियाना एंड सीड्रस डिओ देवदार की जो स्पीसीज है ये, एंड लेनिया कोरोमेंडिलिका एंड एबिज सिमिथेनिया। तो ये स्पीसीज तो एक बार देख लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा ये फॉरेस्ट कवर में रोल प्ले करती हैं। टॉप 10 स्पीसीज हैं ये। इसके बाद हम देखेंगे ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट की जो स्पीसीज है उनको। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा दिखाया है फॉरेस्ट कवर वाला, तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्ले कर रही है रोल। वही डिटेल फिर बाद में दोबारा बताई है। अब देखो ये है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। तो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट में सबसे पहले मिलेगा आपको मैंगीफेरा इंडिका यानी आम के पेड़। तो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट ये मिलेंगे क्योंकि कॉमर्शियली जो है वो यूज किए जाते हैं आम के पेड़, क्योंकि आम का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है पूरा इसके लिए। तो फर्स्ट नंबर पे है मैंगीफेरा इंडिका, फिर है एजा डिरेकेटा इंडिका, फिर है मेडुका लेटिफोलिया कोकोस न्यूक्लीफेरा एंड बोरेसस फ्लेबिफॉर्मिस एंड एक्सेसिया अरेबिका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा एंड टेमारिंडस इंडिका पाइनस वेलिचिएना एंड फाइकस रेलिजियोसा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो स्पीसीज हैं इसमें ये जो पाइनस वेलिचिएना है जिसको मैंने अभी चाइना बोल दिया था, ये इसमें भी इंक्लूडेड है यहाँ पे पाइनस वेलिचिएना। तो ये दोनों में ही रोल प्ले कर रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से।
हाँ, तो ये दोनों में ही रोल प्ले करती है ग्रोइंग स्टॉक में। फिर हम आगे देखेंगे, पूरा ग्राफ दिया गया है इसका। मैंगीफेरा इंडिका फर्स्ट नंबर पे है TOF में, ट्री आउटसाइड एरिया में। ये हमारे इंडिया का पूरा सैंपल प्लॉट्स दिखाए गए हैं जो नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंटरी के द्वारा प्लॉटिंग सिस्टम किया गया है। अब शायद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, बैम्बू स्टार्ट हो गए हैं। चैप्टर नंबर 8, बैम्बू रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। तो इसको भी हम काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं। बैम्बो रिसोर्स के बारे में पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि जो बैम्बो है उसको पहले ट्री की कैटेगरी में रखा जाता था, लेकिन यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया है 1927 का जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, तो उस अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे इसको ग्रास की कैटेगरी में रख दिया है। तो बैम्बो अब वर्तमान समय में ग्रास के तौर पे कंसीडर किया जाता है। तो इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि ट्री की कैटेगरी में रखे जाने की वजह से बैम्बो पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लग गए थे। तो काफ़ी देखो ट्राइबल जो लोग होते हैं या फिर फॉरेस्ट एरिया के नियर रहने वाले लोग, जो बैम्बो से काफ़ी प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं, तो वो सब की डिमांड तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे वो बना नहीं पा रहे थे क्योंकि ट्री की कैटेगरी में रखा गया था बैम्बो को। तो इस वजह से अब इसको इस कैटेगरी में हटा दिया गया है और इससे जो रिस्ट्रिक्शन थे इसके, वो भी अब हट गए हैं। तो इसी वजह से आगे दिया है कि नाउ देयर इज़ नो प्रोहिबिशन ऑन ग्रोइंग और कटिंग बैम्बो ट्रीज इवन आउटसाइड द फॉरेस्ट। अब हम बैम्बो के बारे में देखने वाले हैं। बैम्बो जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग पेरेनियल प्लांट्स हैं, काफ़ी तेज ये ग्रो करते हैं। तो ये बिलोंग करते हैं फैमिली पोएसीज। तो और इसके ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड माइल्ड टेम्परेट रीजन में ये पाए जाते हैं। बैम्बोज आर डिस्ट्रीब्यूटेड नेचुरली, यहाँ पे ईस्ट रीजन जो है अपना ईस्टर्न रीजन और साउथ ईस्ट एशिया एंड आइलैंड ऑफ पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन में ये पाए जाते हैं। तो काफ़ी सारी स्पीसीज हैं इसकी। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैम्बो इज़ अनइवन एंड लार्जली डिपेंड ऑन क्लाइमेटिक फैक्टर पे डिपेंड करता है कि कितनी यहाँ पे प्रिसिपिटेशन यानी बारिश होती है या टेम्परेचर एल्टीट्यूड पे एंड सोइल की कंडीशन पे। तो जो नेचुरल बैम्बो फॉरेस्ट है वो ज़्यादातर मिलते हैं ट्रॉपिकल एशियन कंट्रीज़ में 15 से 25 नॉर्थ लैटिट्यूड पे। इसी तरीके से जब हमने मैंग्रोव के बारे में डिस्कस किया था हमारे लास्ट लेक्चर में, तो वहाँ पे भी हमने देखा था जो आवश्यक वहाँ पे कंडीशन है उनको। और इन इंडिया बैम्बो जो है वो ग्रो करता है नेचुरली लगभग पूरी कंट्री में, लेकिन जो कश्मीर रीजन है यहाँ पे नहीं पाया जाता। अब और डिटेल देखते हैं हम आगे इसकी। यहाँ पे बताया गया है कि बैम्बो क्लम्स जो हैं वो ग्रो करते हैं फ्रॉम द डेंस रूट राइजोम सिस्टम, और टू मेन टाइप के ये राइजोम है, मोनोपोडियल एंड सिम्पोडियल। बैम्बो की काफ़ी सारी स्पीसीज इंडिया में मिलती हैं। तो 125 इंडिजिनस और 11 एग्जोटिक स्पीसीज मिलती हैं बैम्बो की। यहाँ पे जो बैम्बो है इंडिया में वो मिलता है डेसिडुअस एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो ये आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है नदर्न एंड सदर्न इंडिया के, वहाँ पे बैम्बो बहुतायत में मिलता है। कुछ स्पीसीज दी गई हैं बैम्बो की, आगे देखो ये भी इम्पोर्टेंट है। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने जो मैंग्रोव के बारे में पढ़ रहे थे, वहाँ पे मैंग्रोव एक स्पीसीज थी, उसको मैंने गलती से बैम्बो स्पीसीज बोल दिया था। तो यहाँ पे दी गई है देखो बैम्बो स्पीसीज, जेनेरा दिया गया है बैम्बो का, चिमोन बैम्बूसा एंड डेंड्रोकैलमस एंड डिनोचोला एंड गिगंटोकोला। तो अजीब अजीब से नाम हैं ये।
इम्पोर्टेंट नहीं है इतना याद रखना जेनेरा को, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन साइंटिफिक नेम से रिलेटेड भी पूछे जाएंगे। तो आप अदर जो पार्ट है उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है साइंटिफिक नेम वाले। लेकिन अगर आपको रिपोर्ट में जितना है उतना भी अगर याद कर लेते हैं तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सही कर पाएँ। फिर नेक्स्ट है जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और वेस्ट बंगाल है, ये अकेले मिलके 50% से ज़्यादा बैम्बो यहाँ मिलते हैं। उसके अलावा कहाँ मिलते हैं बैम्बो? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश एंड वेस्टर्न घाट्स। आगे दिया गया है कि जो बैम्बो है वो कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली टू द सोशल, इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट किसी भी रीजन का। तो यही एक वजह है कि इसको अब ग्रास की कैटेगरी में रखा गया है, तो इस वजह से इसके रिस्ट्रिक्शन सारे हट गए हैं। आप देखो 2.5 बिलियन पीपल की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ये प्लांट काफ़ी यूज किया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है सबसिस्टेंस इकोनॉमी का। तो अब मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट पैरा में यहाँ पे जो स्पीसीज़ देखी थी हमने बैम्बू की, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताया कि किस टाइप के फॉरेस्ट में कौन सी स्पीसीज़ मिलती हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये याद रखना। एक तो यहाँ पे साइंटिफिक नेम बैम्बू की स्पीसीज़ के हैं, ऊपर से फिर फॉरेस्ट टाइप को याद करने में भी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, तो ये याद रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि ये टाइम आप कोई दूसरा टॉपिक है उसको क्लियर करने में दें। फिर आगे है बैम्बो जो है वो एक्सट्रीम रेंज की क्लाइमेटिक और एडिफिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाता है, यानी विपरीत परिस्थितियों में भी सर्वाइव कर जाता है। इसके साथ ही बैम्बो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में, बायोडाइवर्सिटी में एंड सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन में। और बैम्बो से रिलेटेड जो इंडस्ट्री हैं वो दी गई हैं, देखो क्वालिटी पेपर, फर्नीचर, फ्लोरिंग, हैंडीक्राफ्ट, वॉकिंग स्टिक एंड फिशिंग पोल्स एट्सेट्रा। तो मैंने आपको जो पीडीएफ अवेलेबल करवाई है उनमें नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वाला वो जो चैप्टर है उसमें वेरियस इंडस्ट्रीज़ भी पूछा है, तो उसमें भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें मैंने फिर स्पीसीज़ भी बताई हैं, ट्री स्पीसीज। तो जैसे पेपर इंडस्ट्री है तो वहाँ पे कुछ स्पीसीज आपको बैम्बो की देखने को मिल सकती हैं। तो कुछ साइंटिफिक नेम तो आपको याद रखने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप नहीं रख पाते हैं तो बाकी भी काफ़ी सारा सिलेबस है जिसको कवर करके आप अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि इससे तो बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे साइंटिफिक नेम से रिलेटेड। उसके बाद जो नेक्स्ट पैरा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पैरा है और इसके बारे में मैंने आपको बता चुकी हूँ। मैं बैम्बू के स्टार्टिंग में हमने देखा था वही डिटेल यहाँ पे इन्होंने दी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक यहाँ पे ऑर्डिनेंस जारी किया था। देखो इंडियन फॉरेस्ट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2017, इसमें क्या किया है कि जो बैम्बो को नॉन फॉरेस्ट एरिया में उगाया जा रहा है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया था यहाँ डेफिनेशन ऑफ ट्री से। तो इसके लिए इनको 1927 का जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है उसके सेक्शन 2 क्लॉज 7 में अमेंडमेंट करना पड़ा था। तो इस संशोधन की वजह से क्या यहाँ पे हेल्प होगी कि देखो पहले क्या होता था कि फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट दोनों ही जो लैंड है इसके लिए यहाँ पे ट्रांजिट लेना पड़ता था और परमिट लेना पड़ता था उगाने के लिए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत फेलिंग के लिए। तो अगर ट्री की कैटेगरी में है तो जो बैम्बो है उसको काटना भी यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता था क्योंकि काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे। तो अब क्या हुआ है कि अब ये सब ग्रास की कैटेगरी में रखने की वजह से ये सारे जो इसके रेगुलेशन रूल्स हैं ये अब इस पे लागू नहीं होते। तो नेक्स्ट दिया गया है कि ये एक मेजर इम्पेडिमेंट था, यानी एक मेजर बाधा के रूप में काम करता था ये बैम्बो कल्टीवेटर्स जो थे उनके लिए। तो जैसे उनको नॉन फॉरेस्ट लैंड पे बैम्बो उगाना है तो उनको काफ़ी सारी जो रूल्स हैं उनसे प्रोसीजर से होके गुजरना पड़ता था, लेकिन अब ग्रास की कैटेगरी में आने के बाद ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। तो दिया है
कि मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द अमेंडमेंट इज़ टू प्रमोट कल्टीवेशन ऑफ बैम्बो इन नॉन फॉरेस्ट एरिया। इसके साथ ही इसके ट्विन ऑब्जेक्टिव हैं कि भाई नॉन फॉरेस्ट एरिया है उसमें कल्टीवेट किया जाएगा बैम्बो, तो जो फार्मर्स हैं, जो कल्टीवेटर्स हैं बैम्बो के, उनकी इनकम इंक्रीज होगी। इसके साथ ही जो ग्रीन कवर है कंट्री का उसमें भी वृद्धि होगी। फिर है नेक्स्ट चलते हैं हम आगे सैम्पलिंग डिज़ाइन पे। सैम्पलिंग डिज़ाइन की बात की जा रही है तो देखो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग डिज़ाइन को यूज किया जा रहा है यहाँ पे। इसके साथ ही जो इन्वेंटरी ऑफ फॉरेस्ट एंड जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट है इज आल्सो एम्प्लॉयड फॉर द असेसमेंट ऑफ बैम्बो रिसोर्सेज। अब नेक्स्ट देखते हैं डेटा कलेक्शन की बात की जा रही है। तो डेटा कलेक्शन कैसे कैसे किया गया है कि इंफॉर्मेशन ऑन बैम्बो इज़ कलेक्टेड ऑन एवरी सैम्पल प्लॉट ऑफ द फॉरेस्ट इन्वेंटरी से इसका डेटा है वो कलेक्ट किया गया है। फिर है बैम्बो क्लम्प एनालिसिस फॉर क्लम्प फॉर्मिंग बैम्बो। तो इसके 3 टाइप होते हैं। देखो द क्लम्स अदर देन डेट ऑफ करंट ईयर एंड डिकेड क्लम्स बोथ ड्राई होती है, ग्रीन होती है एंड डिकेड होती है। 3 टाइप में होती है। अब बैम्बो इनुमरेशन एंड एनालिसिस फॉर नॉन क्लम्प फॉर्मिंग बैम्बो। तो पूरा यहाँ पे बताया कि किस तरीके से किया जाता है, तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है बैम्बो वेट, बैम्बो असेसमेंट फ्रॉम ट्री आउटसाइड इन्वेंटरी। तो पूरा असेसमेंट की प्रोसेस की जाती है। फिर है डेटा प्रोसेसिंग फॉर असेसमेंट ऑफ बैम्बो, बैम्बो असेसमेंट फ्रॉम फॉरेस्ट इन्वेंटरी। तो पूरा यहाँ पे डिटेल दी है। बैम्बो असेसमेंट अब ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन्वेंटरी और रिजल्ट। तो देखते हैं यहाँ पे रिकॉर्डेड जो फॉरेस्ट एरिया हैं उनके बैम्बो रिसोर्सेज की बात की जा रही है। तो देख सकते हैं आप कि रिकॉर्डेड की बात की जा रही है तो ग्रीन, ड्राई एंड डिकेड इनका यहाँ पे टोटल दिया गया है। और ये इनकी कलम साइज है 1-2 सेंटीमीटर टू 5, उस हिसाब से जो डायमीटर ब्रेस्ट हाइट है उसके हिसाब से कि इतने इतने ट्री हैं इस टाइप के, और वो टोटल यहाँ पे बताया है। फिर है टोटल नंबर जो कलम्स का है नेशनल लेवल पे वो है 39,454 मिलियन, और जिसमें से ग्रीन, ड्राई एंड डिकेड में इसको विभाजित किया गया है। जो सबसे ज़्यादा है वो ग्रीन है, उसके बाद यहाँ पे देखो परसेंटेज बेसिस पे दिया है ड्राई फिर डिकेड। और जो साइज है यहाँ पे ब्रेस्ट हाइट साइज वो 25 सेंटीमीटर जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है यहाँ पे 38.67%। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो 2017 की रिपोर्ट थी उसके कंपैरिजन में टोटल नंबर ऑफ जो कलम्स हैं उनमें वृद्धि हुई है 11,351 मिलियन की। और एवरेज देखा जाए तो देर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 40.39 इन नंबर ऑफ कलम्स एट कंट्री लेवल। तो परसेंटेज बेसिस पे बताया है। तो यहाँ पे देखो पूरा इक्विवेलेंट ग्रीन वेट ऑफ बैम्बो एट द कंट्री लेवल बाय एज एंड साउंडनेस, तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में। तो इतनी डिटेल याद नहीं रखनी है आपको। पूरा अलग से बताया कि ग्रीन वेट ऑफ बैम्बो कल्म्स ये 278 मिलियन टन है। और इसमें भी फिर ग्रीन साउंड बैम्बो एंड ड्राई साउंड बैम्बो का अलग अलग बताया है। अब बैम्बो बियरिंग एरिया का यहाँ पे पाई चार्ट दिया गया है, तो आप देख सकते हो। और वैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि मध्य प्रदेश है ये सबसे बड़ा बैम्बो बियरिंग एरिया, उसके बाद है फिर यहाँ महाराष्ट्र और फिर है अरुणाचल प्रदेश। तो जो टॉप जो है फर्स्ट वो याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। बैम्बो बियरिंग एरिया ऑफ द कंट्री ये लगभग 16 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें मध्य प्रदेश है उसके पास 2 मिलियन हेक्टेयर है सबसे ज़्यादा। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर अरुणाचल प्रदेश एंड ओडिशा।
एंड नेक्स्ट है कि 2017 की जो रिपोर्ट है उससे अगर कंपेयर करें तो 0.32 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि हुई हमारे टोटल बैम्बो बियरिंग एरिया में। एंड इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश है उसमें हाईएस्ट इंक्रीज देखने को मिला है। तो आपके लिए याद रखना इजी हो जाएगा कि सबसे बड़ा जो बैम्बो बियरिंग एरिया है वो भी मध्य प्रदेश है और इसी में हाईएस्ट इंक्रीज भी देखने को मिला है। उसके बाद जो नागालैंड है उसमें हाईएस्ट डिक्रीज देखने को मिला है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं आगे। देखो बैम्बो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि जो ISFR की रिपोर्ट है इसमें भी स्पेसिफिकली एक चैप्टर इसको दिया गया है, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे पूरा बताया है, ये डिटेल हम देख चुके हैं। मैक्सिमम अकरेंस ऑफ प्योर बैम्बो, तो इतना डिटेल से तो शायद ही पूछा जाएगा, लेकिन देख सकते हैं आप महाराष्ट्र की बात की जा रही है और जो मैक्सिमम बैम्बो एरिया है वो वहाँ पे है मध्य प्रदेश में। और अंडर डेंस बैम्बो ये मध्य प्रदेश में है, देखो। फिर है बैम्बो रीजनरेशन की बात की जाए तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा है, यानी यहाँ सबसे ज़्यादा रीजनरेशन एक्टिविटी हुई है बैम्बो के लिए। अब चलते हैं आगे। अब कल्म्स के बेसिस पे बताया, देखो ग्रीन कल्म्स है ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, तो इतना डिटेल तो याद रख नहीं पाओगे आप, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी ये। अब यहाँ बताइए टॉप 10 स्टेट इन टर्म्स ऑफ बैम्बो कल्म्स, तो अरुणाचल प्रदेश का स्थान फर्स्ट है। देखो आगे भी दिया है मैक्सिमम इन अरुणाचल प्रदेश, ग्रीन कल्म्स की बात की जा रही है। फिर है महाराष्ट्र जो है, देखो इंक्रीज मैक्सिमम किस में हुआ है, मैक्सिमम इंक्रीज ग्रीन वेट की बात कर रहे हैं इस बार, तो 10.6 मिलियन टन का इंक्रीज हुआ है महाराष्ट्र में। तो बैम्बो बियरिंग एरिया में इंक्रीज, एरिया इंक्रीज की बात करी थी तब एमपी में हुआ था, और यहाँ पे वेट की बात कर रहे हैं ग्रीन वेट की, तो महाराष्ट्र में हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखो कर्नाटका में, फिर नागालैंड में, तो इस पाई चार्ट में देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। हाँ बैम्बो बियरिंग वेट के परसेंटेज के बेसिस पे यहाँ बताया है। देखो वेट का पूरा, वेट का बताया है पूरा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 27,000, और फिर देख सकते हैं फिर सेकंड नंबर पे देखो महाराष्ट्र। अब नेक्स्ट है बैम्बो रिसोर्सेज इन ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, तो इंक्रीज इन इक्विवेलेंट ग्रीन वेट जो है वो लगभग 2.32 मिलियन टन का देखा गया 2017 की रिपोर्ट के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कार्बन स्टॉक इन इंडियाज़ फॉरेस्ट। देखो क्लाइमेट चेंज है ये काफ़ी थ्रेट क्रिएट करता है हमारे इकोसिस्टम के लिए, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, कितनी सारी तरीके की नई नई जो प्रॉब्लम्स है वो इमर्ज हो गई हैं हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। तो दिया गया है कि क्लाइमेट चेंज पोज ए सीरियस थ्रेट टू द इकोसिस्टम एंड द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस वजह से जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसने भाई बोला है कि भाई देखो यहाँ कुछ मुझे कम्युनिकेट करने के लिए कुछ पार्टीज़ यहाँ होनी चाहिए, मतलब कि हर कंट्रीज़ में।
तो इस वजह से जो इंडिया है ये भी पार्टी है यहाँ पे UNFCCC की। इस वजह से इंडिया ने डिसाइड किया कि भाई हम एक ऐसी संस्था बनाते हैं जो कि इन स्पेसिफिकली UNFCCC को यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी अबाउट क्लाइमेट चेंज की, कि हम इस दिशा में क्या कार्य कर रहे हैं। तो इंडिया एज ए पार्टी टू द कन्वेंशन इज़ रिक्वायर्ड टू पीरियडिकली कम्युनिकेट करती है ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरी फॉर द कंट्री फ्रॉम ऑल द सेक्टर, लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री, CF हैज नेशनल कम्युनिकेशन। तो इंडिया ने देखो यहाँ पे अपना पहला नेशनल कम्युनिकेशन 2004 में किया, फिर 2012 में किया, फिर पहला बाई एनुअल अपडेट रिपोर्ट है वो 16 में भेजा है, फिर 18 में सेकंड। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब सिर्फ ये नहीं है कि नेटकॉम को इसलिए बना दिया गया कि कम्युनिकेशन का काम किया जा सके, इसके अलावा जो ये रिपोर्ट है इससे हमें पता चलता है कि कार्बन स्टॉक की क्या स्थिति है हमारी कंट्री में। तो इसके साथ ही दिया गया है कि ये हेल्प करती है इन मॉनिटरिंग फ्लो ऑफ कार्बन इन डिफरेंट पूल्स। तो ये पूल्स की बात करें, इन पूल्स के बारे में भी हम देखेंगे आगे। इन द फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड इज़ एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है इकोसिस्टम सर्विस फ्रॉम फॉरेस्ट का। तो चलते हैं अब आगे। देखो जो इंडिया है इसमें नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन 2015 जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत यहाँ पे कुछ कमिटमेंट किए गए थे। तो इंडिया ने कमिट किया था कि भाई जो 2030 है तब तक हम 2.5 से 3 बिलियन टन तक हमारा जो कार्बन इक्विवेलेंट है इसको पहुंचा देंगे। तो ये कार्बन स्टॉक को मापने की यूनिट है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो टोटल एमिशन किया जाता है कार्बन का, उसमें जो एनर्जी सेक्टर है ये 73% योगदान देता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑन प्रोडक्ट यूज IPPU 8%, और इंडस्ट्रीज़ की बात की जा रही है। उसके बाद है एग्रीकल्चर, और फिर है वेस्ट सेक्टर, और लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री सेक्टर 12% योगदान करता है। तो ये डिटेल काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए, क्योंकि अगर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगवा सकते हैं कि कार्बन एमिशन है वो किस तरीके से कितने %, या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग में तो आप देख सकते हैं। देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी सेक्टर, वहाँ क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा कि इंडस्ट्री सेक्टर वो सबसे ज़्यादा इमिट करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो एनर्जी सेक्टर सबसे ज़्यादा है, फिर सेकंड नंबर आता है एग्रीकल्चर सेक्टर का। फिर देखो जो ये है लैंड यूज चेंज LUCF जो सेक्टर है ये करता है। फिर आता है नंबर इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्ट यूज का, फिर आता है वेस्ट सेक्टर का। तो ये डिटेल याद रखनी चाहिए आपको। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है कि फॉरेस्ट जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं मिटिगेशन एंड अडाप्शन टू क्लाइमेट चेंज में। तो बताया कि फॉरेस्ट है कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं, नेचुरल कार्बन सिंक की तरह। पूरी डिटेल यहाँ दिया है, ये पूरा वर्ल्ड का डेटा दिया है कि कितना क्या कार्बन स्टॉक का सिस्टम है। और GFRA को हम पढ़ चुके हैं हमारे लास्ट लेक्चर में। तो FAO जो है उसको ये FAO की ओर से ये असेसमेंट किया जाता है, और इसके लिए रिपोर्ट है FAO को, वो FSI है वो भेजती है रिपोर्ट। फिर दिया है कि REDD+ जो है इसी के तरीके से अदर इनिशिएटिव हैव कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ रोल ऑफ फॉरेस्ट एज टेरेस्ट्रियल सिंक ऑफ कार्बन। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। नेक्स्ट भी हम देख चुके हैं पहले कि गुड प्रैक्टिस गाइडेंस रिलीज की गई थी IPCC के द्वारा। तो यहाँ पे काफ़ी सारी तरीके की डेफिनेशन दी हैं, वेरियस पूल्स मेथड और इक्वेशन एटसेट्रा फॉर असेसिंग फॉरेस्ट कार्बन सिंक। तो 2003 में इसने LUCF सेक्टर को 6 यहाँ पे कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फॉरेस्ट लैंड
क्रॉप लैंड, ग्रास लैंड, वेटलैंड, सेटलमेंट और अदर लैंड फॉर एस्टिमेटिंग ग्रीन हाउस गैसेज। तो जो फॉरेस्ट लैंड है उसको फिर डिवाइड किया गया है 3 सब कैटेगरीज में: फॉरेस्ट लैंड, रिमेनिंग फॉरेस्ट लैंड कन्वर्टेड टू फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट लैंड कन्वर्टेड टू अदर लैंड। तो पूरी यहाँ पे मेथड दी गई है। अब इम्पोर्टेंट चीज है, देखो हम ऐसे कहते हैं कि फॉरेस्ट है वो कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं, अभी कार्बन को स्टॉक करते हैं। तो इसमें भी फिर आगे सब डिवीजन है। देखो फॉरेस्ट सिस्टम में कार्बन जो है वो स्टोर की जाती है पूल्स में। तो 5 पूल्स हैं। देखो लिविंग पोर्शन ऑफ बायोमास कार्बन, तो 2 पूल्स में। तो फर्स्ट है अबव ग्राउंड बायोमास, फिर है बिलो ग्राउंड बायोमास, फिर है डेड ऑर्गेनिक मैटर, इसमें डेड वुड और लिटर, फिर फिफ्थ है सोइल ऑर्गेनिक मैटर। ये सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है, लगभग 56% से ज़्यादा। तो देखते हैं आगे। तो 5 कार्बन पूल्स को यहाँ बताया। देखो आईपीसीसी के द्वारा जारी की गई थी ये जीपीजी रूल्स। तो अबव ग्राउंड, बिलो ग्राउंड, लिटर, डेड वुड एंड सोइल ऑर्गेनिक कार्बन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर इन पूल्स के बारे में पूरा डिटेल दी है। देखो लिविंग बायोमास में अबव ग्राउंड बायोमास, तो ग्राउंड से ऊपर जो बायोमास मिलता है जिसमें स्टेम, स्टम्प, ब्रांच, बार्क, सीड, फोलिएज आते हैं। और बिलो वाले में लाइव रूट्स। एंड फिर डेड वुड की बात कर रहे हैं, फिर लिटर एंड फिर यहाँ पे सोइल ऑर्गेनिक मैटर। ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इंक्लूड ऑर्गेनिक कार्बन इन मिनरल एंड ऑर्गेनिक सोइल टू ए स्पेसिफिक डेप्थ चूजन बाय द कंट्री फॉर FSI 30 सेंटीमीटर को चूज किया गया है डेप्थ को, और अप्लाइड कंसिस्टेंटली थ्रू द टाइम सीरीज। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि जो कार्बन स्टॉक में जो कौन सा पूल है ये सबसे ज़्यादा योगदान देता है, तो सोइल ऑर्गेनिक मैटर। और सोइल एक इडेफिक फैक्टर है। इसके साथ ही नेक्स्ट यहाँ पे 2 मेथड दिए हैं कार्बन अकाउंटिंग के, एक स्टॉक डिफरेंस मेथड एंड एक गेन लॉस मेथड। तो एक में तो कि स्टॉक कितना हुआ था पहले और अब कितना है, तो डिफरेंस मेथड से पता अकाउंट किया जाता है। एक गेन एंड लॉस मेथड से कितना गेन हुआ है कितना लॉस। तो ये दोनों मेथड दिए गए हैं। देखो जितना गेन हुआ है उससे लॉस है वो घटा दिया जाता है, तो अब कितना है अकाउंटिंग वो ज्ञात कर ली जाती है। और ये C12 एंड C11 तो पूरा बताएं कि कार्बन स्टॉक इन पूल एट टाइम T1 और ये टाइम T2 और अपॉन T2 माइनस T1। तो ये फॉर्मूलाज हैं इनके कैलकुलेशन के। फिर है फॉरेस्ट कार्बन एस्टिमेशन ऑफ द कंट्री बाय FSI। तो देखो सबसे पहले कंट्री में कार्बन एस्टिमेशन का काम किया गया था 2002-3 में। क्यों किया गया था कि भाई UNFCCC ने बोला कि हमें रिपोर्ट चाहिए। तो रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पे इन फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक ऑफ द कंट्री फॉर द पीरियड 1984 to 1994 टू द UNFCCC एज फर्स्ट नेशनल कम्युनिकेशन करने के लिए। उसके बाद FSI हैज़ पीरियोडिकली अंडरटेकन असेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन ऑफ द कंट्री एंड नाउ since last 8 years it has become a regular chapter in the India State of Forest Report। तो आपको ऑप्शन में पूछ सकते हैं कि जो कार्बन स्टॉक वाला चैप्टर है इसी साल ऐड किया गया है, तो ऐसा नहीं है, ये पहले से एडेड है। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अगर 2 स्टेटमेंट बना दिए जाएं तो ये रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट। इसके बाद है बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कार्बन स्टॉक के लिए वो फॉरेस्ट इन्वेंट्री से ली जाती है। एंड फिर दिया गया है कि जो FSI है वो एस्टिमेट करती है कार्बन स्टॉक इन द कंट्रीज फॉरेस्ट फॉर वेरियस नेशनल कम्युनिकेशन, और फिर प्रोवाइड कराती है यहाँ पे वैल्यूबल इनपुट मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को, ताकि यहाँ पे GHG इन्वेंट्री है इसकी प्रिपरेशन की जा सके। फिर आगे जो डिटेल हम पढ़ के आए हैं उसी डिटेल को फिर यहाँ बताया गया। देखो दोबारा
कि नेटकॉम ने यहाँ पे कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया था UNFCCC से 2004 में। फिर जो बाई इनियल रिपोर्ट सिस्टम शुरू हुआ है 2014 और 16 और 18 में, 16 और 18 में, हाँ। फिर पूरा डिटेल ये दिया गया है। अब आगे दिया है मेथडोलॉजी फॉर फॉरेस्ट कार्बन एस्टिमेशन। इसके लिए सैम्पलिंग स्ट्रेटिफिकेशन अप्रोच यूज की जाती है। एंड नेक्स्ट है स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट एरिया। तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या हेल्प करता है हमारी, देखो स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होता है कि जो हेट्रोजीनस पॉपुलेशन है इसको फिर यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाता है होमोजीनियस सब पॉपुलेशन में, ताकि हमारे लिए जो एस्टिमेशन करना आसान हो जाए। तो कार्बन स्टोर्ड इन द वेजिटेशन, इसको यहाँ पे देखो डिपेंड करती है ये वेजिटेशन में, एक तो कैनोपी डेंसिटी में, एक फॉरेस्ट टाइप में। तो जो ये 2 लेयर्स हैं यहाँ पे यूज की जाती है स्ट्रेटिफिकेशन में फॉरेस्ट कार्बन के असेसमेंट के लिए। नेक्स्ट है फॉरेस्ट टाइप मैपिंग। तो FSI ने यहाँ पे जो चैम्पियन सेट ने 1968 में जो क्लासिफिकेशन दिया था उसके अकॉर्डिंग मैप करती है, और इसने 2011 में उसी बेसिस पे यहाँ पे मैप किया था। और स्केल है, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं इसको। 1:50,000 की स्केल है। तो 2011 के बाद में रिसेंट में सेकंड एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है यहाँ पे रिफाइन करने के लिए प्रीवियस फॉरेस्ट टाइप मैप को। फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ बायोमास एंड कार्बन इन डिफरेंट पूल्स दिया गया है। तो अबव ग्राउंड बायोमास ऑफ ट्री हैविंग DBH ग्रेटर देन एंड इक्वल 10 सेंटीमीटर एंड बैम्बो। तो इतनी डिटेल हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे दिया गया है अबव ग्राउंड बायोमास ऑफ ट्री हैविंग DBH लेस देन 10 सेंटीमीटर। आगे नेक्स्ट है अबव ग्राउंड बायोमास ऑफ श्रब हर्ब क्लाइंबर एंड बायोमास ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो इतना डिटेल हमारे लिए आवश्यक नहीं है। सोइल ऑर्गेनिक कार्बन एंड कार्बन इन ह्यूमस। फिर है बिलो ग्राउंड बायोमास एंड सिंथेसाइजिंग डेटा फॉर नेशनल कार्बन एंड एस्टिमेशन। तो हमारे लिए ये आवश्यक है कि अबव बिलो ग्राउंड में एंड पूल्स इम्पोर्टेंट है पहले तो, कि कौन से पूल हैं, क्वेश्चन वहीं से बन जाएगा या फिर अबव बिलो ग्राउंड एंड जो अबव एंड बिलो हैं उनमें कौन कौन से जो बायोमास को इंक्लूड करते हैं। आगे है फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक ऑफ स्टेट एंड यूटीज। तो असम एंड ओडिशा के लिए पहली बार यहाँ पे सिंथेटिक अपर्चर रेडार सिस्टम को यूज करके, इस डेटा को यूज करके फिर अबव ग्राउंड फॉरेस्ट बायोमास का एस्टिमेशन किया गया है। तो देखो याद रखना है आपको, असम एंड ओडिशा में किया गया है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो ये डिटेल याद रखनी है, असम एंड उड़ीसा। अब यहाँ देखो अरुणाचल प्रदेश है, इसके पास मैक्सिमम कार्बन स्टॉक है, इस टेबल में देख के आप देख सकते हैं। टोटल कार्बन स्टॉक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश के पास देखो सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक है। फिर पर हेक्टेयर कार्बन स्टॉक की बात की जा रही है, तो यहाँ पे सिक्किम के पास सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक है पर हेक्टेयर में। फिर है चेंज इन फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक। तो देखो ये कंपोनेंट है कार्बन स्टॉक की, पूछ सकते हैं आपको यहाँ पे देखो कार्बन स्टॉक के कंपोनेंट के बारे में। तो ये 5 हैं, याद रख लेना। इसमें सब में इंक्रीज हुआ है देखो पिछले असेसमेंट की तुलना में, लेकिन लीटर जो है इसमें देखो डिक्रीज हुआ है, देख सकते हैं आप 136 से 127 पहुंच गया। तो इसको याद रखने की आवश्यकता है। एंड जो कार्बन स्टॉक है यहाँ पे, इसको पहले भी हम देख चुके हैं, ये जो डेटा याद रखने की आवश्यकता है आपको,
क्योंकि आरपीएससी है, इसमें डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ये भी माइंड में रखना होगा आपको। आगे भी दिया गया है, ये अभी देखो मैं कह रही थी 7124.6 मिलियन टन जो कार्बन स्टॉक है वो एस्टिमेट किया गया है, और इसमें जो 42.6 मिलियन टन का इंक्रीज हुआ है पिछले असेसमेंट की तुलना में, और जो एनुअल इंक्रीज है वो 21.3 है, तो ये तो बाई इनियल है, और इसका हाफ करोगे तो देखो एनुअल, तो कार्बन जो CO2 इक्विवेलेंट में इसकी वैल्यू निकालने पे ये लगभग 78.1 मिलियन टन के इक्वल है CO2 इक्विवेलेंट ये। और नेक्स्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी डिस्कस कर चुके हैं पीछे। सोइल ऑर्गेनिक कार्बन है, ये लार्जेस्ट पूल है फॉरेस्ट कार्बन अकाउंटिंग के लिए, 56.19% रोल प्ले करता है। फिर इसके बाद सेकंड आएगा AGB, फिर आएगा BGB, फिर है लीटर, एंड फिर फोर्थ नंबर पे है डेडवुड। तो पाई चार्ट में भी दिखाया गया है, देखो आपको यहाँ पे जो लाइट कलर है ये सोइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सोइल ऑर्गेनिक कार्बन को। इसके बाद डार्क ब्लू है वो अबव ग्राउंड बायोमास को, फिर बिलो ग्राउंड को, उसके बाद है लीटर, एंड उसके बाद में सबसे कम है डेडवुड। तो पाई चार्ट के अलावा भी इसको यहाँ पे दिखाया देखो, तो वही डिटेल यहाँ भी दी है। फिर जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट है हमारे इंडिया का, ये है कि 2.5 से 3 बिलियन टन हमें कार्बन इक्विवेलेंट को यहाँ पे क्रिएट करना है 2030 तक, यानी कार्बन स्टॉक के लिए बात की जा रही है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है कार्बन को स्टोरेज करके रखना, और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में क्या होता है, देखो कार्बन को स्टोर करके रख लिया जाता है, ओशियंस में रखा जाता है या फिर माइंस वगैरह में, आर्टिफिशियली है वो तो। और अगर वो कृत्रिम रूप से, और अगर नेचुरल तरीके से देखें तो फॉरेस्ट जो है वो कार्बन सिंक का काम करते हैं। तो अगर हम जितने ज़्यादा ट्रीज़ लगाएंगे उतनी ज़्यादा ही कार्बन है वो स्टोर करके रखेंगे ट्रीज़। तो इसके लिए दिया गया है देखो एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो अगर ट्री कवर को बढ़ाएंगे तो कार्बन जो स्टॉक है वो अपने आप बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट टाइप दिए गए हैं। यहाँ दिया है कि 70% ऑफ फॉरेस्ट एरिया जो है इंडिया में, फॉरेस्ट एरिया का जो 70% है उसमें देखो ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस एंड ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट कवर करते हैं। देखो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है जीके में भी और फॉरेस्ट्री में तो खैर पूछा जाना ही है कि जो इंडिया है उसमें लार्जेस्ट फॉरेस्ट टाइप कौन सा है। तो कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, और मैंने जो आपको क्वेश्चन करवाए थे शायद वो लेक्चर नंबर 27 है, उसमें मैंने गलती से ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस बता दिया था आपको। तो मैं यहाँ पे करेक्ट करती हूँ कि जो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा मिलते हैं, उसके बाद ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, फिर है सेमी एवरग्रीन। तो ये तीनों मिला के ही 70% फॉरेस्ट एरिया को कवर कर लेते हैं इंडिया में, तो इम्पोर्टेंट है बहुत। फिर है कि अगर देखो आपको पता है VDF जो है वेरी डेंस फॉरेस्ट, वो सबसे सघन वन होते हैं, फिर मॉडरेटली डेंस, फिर होते हैं ओपन फॉरेस्ट। तो दिया है कि ड्राई डेसिडुअस ओपन फॉरेस्ट को ड्राई डेसिडुअस मॉडरेटली डेंस में अगर कन्वर्ट करें तो जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन रेट है उसमें गेन होगा। तो सिंपल सी बात है ये। अब मैं आपको बता रही थी तो आप देख सकते हैं, देखो ये तो कार्बन पूल्स की डिटेल दी गई है, इसमें हमें नहीं जाना। आप यहाँ देखिए
ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडियस, तो आप देख सकते हैं एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर दे रखा है। देखो तो एरिया वाइज देखोगे तो आप देखो सबसे ज़्यादा है 2,90,724 स्क्वायर किलोमीटर। तो इस वजह से आप इसको देख सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है इंडिया में। फिर है मॉइस्ट डेसिडियस। तो क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट एरिया, तो ट्रॉपिकल डेसिडियस सबसे बड़ा है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस और मॉइस्ट डेसिडियस इनमें दे दे तो फिर आपको डी यानी ड्राई डेसिडियस करना है। फिर जो सबसे कम है वो है सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन। और यहाँ पे बताया देखो मैक्सिमम कार्बन स्टॉक ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस। देखो सबसे ज़्यादा टाइप का यही ट्री मिलता है, यही फॉरेस्ट मिलता है। तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है यानी इंडिया में। तो कार्बन स्टॉक भी यहीं पे होगा क्योंकि ट्री भी यहीं पे होंगे ना। फिर है उसके बाद है ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, तो सेकंड नंबर पे ये है, तो इसमें कार्बन स्टॉक होगा। फिर इसी तरीके से ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट डिटेल हमने यहाँ पे देखी है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब लास्ट नंबर चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 10, पीपल एंड फॉरेस्ट। तो ये चैप्टर इसलिए इंक्लूड किया गया है कि जो लोगों की डिपेंडेंस है फॉरेस्ट फ्रिंज विलेज जो है, फॉरेस्ट के आसपास वाले विलेज, उनकी फॉरेस्ट पे जो डिपेंडेंस है उनके बारे में यहाँ बताया है कि कौन से स्टेट में फ्यूल वुड पे डिमांड, फ्यूल वुड पे डिपेंडेंस ज़्यादा है, फोडर पे है या फिर बैम्बो वगैरह पे, उसको देखेंगे। तो देखो इंडिया में 68% जो पॉपुलेशन है वो रूरल पॉपुलेशन है, और ये सिग्निफिकेंट यहाँ पे पार्ट प्ले करते हैं फॉरेस्ट इनके लिए। क्योंकि फ्यूल वुड के लिए देखो विलेजर्स है वो जो आसपास के फॉरेस्ट हैं उन पे डिपेंडेंट होते हैं। इसी तरीके से फोडर के लिए स्मॉल टिम्बर, बैम्बो, और जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी उन्हें फॉरेस्ट से प्राप्त होते हैं। तो और लाइव स्टॉक है वो भी इंडिया में देखो लार्जेस्ट है। तो इस वजह से फॉरेस्ट पे डिपेंडेंस काफ़ी है। अब जो 2011 का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग जो 6,50,000 विलेज है हमारे इंडिया में, उसमें से 1,70,000 विलेज है वो फॉरेस्ट एरिया के पास के एरिया में बसे हुए हैं। तो इनको कहते हैं फॉरेस्ट फ्रिंज विलेज। फिर है फॉरेस्ट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनके सोशो इकोनॉमिक कल्चरल लाइफ में। और ये जो विलेजर्स हैं ये सब फ्यूल वुड फोडर टिम्बर के लिए यहाँ पे डिपेंड रहते हैं फॉरेस्ट पे। तो इसी को देखने वाले हैं आगे। तो पूरा यहाँ पे डिपेंडेंस बताया गया है, और जो हमारे काम की डिटेल है उसको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई देखा जाए कि फ्यूल वुड फोडर स्मॉल टिम्बर एंड बैम्बो पे किस तरीके से डिपेंडेंस है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे देखो पॉपुलेशन की गई अंडर स्टडी। तो विलेज को डिवाइड किया गया है इनसाइड द फॉरेस्ट 1 किलोमीटर के एरिया में, और 1 to 3, 3 to 5, तो डिवाइड किया गया है। फिर है सर्वे डिज़ाइन एंड मैथडोलॉजी। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग अप्रोच को अपनाया गया है। बहुत ज़्यादा डेटा दिया गया है। फिर है डेटा एंट्री एंड प्रोसेसिंग मॉड्यूल एंड रिजल्ट्स, स्टेट वाइज डेटा दिया है। अब देखते हैं फ्यूल वुड के लिए। फ्यूल वुड के लिए हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ रिमूवल ऑफ फ्यूल वुड इज एस्टिमेटेड फॉर महाराष्ट्र, उसके बाद ओडिशा एंड राजस्थान। उसके बाद पर कैपिटा पे देखें तो पर कैपिटा पे देख रहे हैं देखो रिमूवल ऑफ फ्यूल वुड पर कैपिटा, तो नागालैंड में सबसे ज़्यादा है ये, फिर हिमाचल एंड त्रिपुरा। तो पूरा याद नहीं रख पाएंगे क्योंकि फ्यूल वुड के लिए देखना है, इसी तरीके से स्मॉल टिम्बर वगैरह के लिए भी देखना है, तो जो एक एक है वो आप याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट दिया गया है कि फ्यूल वुड जो कंजप्शन है पर कैपिटा पर ईयर की टर्म में वो नेशनल लेवल पे रिड्यूस हुआ है।
पहले ये 294.28 था 2011 में, अब ये 271.21 किलो पर कैपिटा पर ईयर हो गया है। यानी देख सकते हैं कि 5.46% का रिडक्शन देखने को मिला है। तो ये रिडक्शन आने का जो मेन रीज़न वो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी, उज्ज्वला स्कीम। इसमें जो सिलेंडर हैं, गैस सिलेंडर, वो उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो इस वजह से जो डिपेंडेंस है फ्यूल वुड पे वो कम हुई है। इसके साथ ही नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी वगैरह, तो इसके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो इस वजह से भी डिपेंडेंस है वो कम हुई है फ्यूल वुड पे। तो इस वजह से 5.46% कमी हुई है, ये अच्छी बात है। एंड नेक्स्ट है फोडर। देखो फोडर के लिए मध्य प्रदेश है, इसका हाईएस्ट स्थान है, फिर महाराष्ट्र, गुजरात, और हाईएस्ट डिपेंडेंस पर कैपिटा की बात कर रहे हैं हम तो मिजोरम का फर्स्ट है, फिर झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। अब हम स्मॉल टिम्बर की बात करते हैं। स्मॉल टिम्बर के लिए देखो, टोटल रिमूवल ऑफ स्मॉल टिम्बर इज एस्टिमेटेड हाईएस्ट फॉर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, महाराष्ट्र। एंड पर कैपिटा की बात कर रहे हैं तो हाईएस्ट है दादर एंड नागर हवेली, फिर छत्तीसगढ़, गुजरात। तो ये सब आपस में मिक्स हो जाएगा, इसलिए आप इस एक एक को याद रख सकते हैं। फिर बैम्बो की बात कर रहे हैं तो टोटल रिमूवल ऑफ बैम्बो फ्रॉम फॉरेस्ट बाय द पीपल लिविंग इन एफएफवीज फॉरेस्ट फ्रिंज विलेज इज एस्टिमेटेड हाईएस्ट फॉर मध्य प्रदेश। तो देखो मध्य प्रदेश ही सबसे लार्जेस्ट बैम्बो बियरिंग स्टेट है और यहीं पे रिमूवल भी हो रहा है। और हाईएस्ट डिपेंडेंस वाइज देखें तो अंडमान निकोबार आंसर होगा। फिर देखो टॉप 10 स्टेट हैं, उनको जो अभी अभी हमने डिस्कस किया उसको फिर पाई चार्ट में दिखाया है। अब फ्यूल वुड की बात कर रहे हैं तो एमपी मिलेगा आपको, सॉरी एमपी नहीं, फ्यूल वुड के लिए महाराष्ट्र। तो ये देख सकते हैं आप, महाराष्ट्र है। और पर कैपिटा की बात करेंगे हम, पर कैपिटा का भी आगे दिया गया है। अब फोडर की बात कर रहे हैं हम, तो देखो फोडर के लिए फर्स्ट कौन सा है, मध्य प्रदेश। तो फोडर में मध्य प्रदेश है और बैम्बो में भी मध्य प्रदेश है। बैम्बो की बात कर रहे हैं तो देखो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा एरिया। फिर टॉप 10 स्टेट इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंस ऑन फॉरेस्ट फॉर स्मॉल टिम्बर, तो स्मॉल टिम्बर के लिए बात कर रहे हो तो भी मध्य प्रदेश है। तो इजी हो जाएगा ना याद रखना कि स्मॉल टिम्बर के लिए भी आप देख सकते हो मध्य प्रदेश है, और यहाँ पे बैम्बू के लिए भी मध्य प्रदेश है, और फोडर के लिए भी मध्य प्रदेश है, और एक है यहाँ पे फ्यूल वुड, इसके लिए महाराष्ट्र है फर्स्ट। फिर यहाँ पे पर कैपिटा के बेसिस पे दिया है फ्यूल वुड का, तो नागालैंड है, इसके बाद फोडर का मिजोरम, फिर बैम्बो के लिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, फिर है स्मॉल टिम्बर पे पर कैपिटा की बात हो रही है दादर नागर हवेली। इस मैप में फॉरेस्ट फ्रिंज विलेज दिखाएं, ये डॉटेड जो है ये फॉरेस्ट फ्रिंज विलेज हैं। अब रेफरेंस स्टार्ट हो गया है, यानी हमारी रिपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट में इसमें एफएसआई के बारे में दिया गया है, ये स्पीसीज के नेम दिए गए हैं यहाँ पे, ट्री स्पीसीज के, राजस्थान से रिलेटेड है ये। तो राजस्थान की पीडीएफ जब हम करेंगे फॉरेस्ट डेटा से रिलेटेड, इसके बाद वही रिलीज करूँगी मैं, तो वहाँ पे देखेंगे इसको डिटेल से। स्टेट स्पेसिफिक ये दी गई है यहाँ पे। ये पूरा डेटा इतना हमारे काम का नहीं है, ये लास्ट में रेफरेंस दिया गया है। एक बार एफएसआई को देख लेते हैं। अब देखो ये रिपोर्ट एफएसआई के द्वारा रिलीज की जाती है, तो एफएसआई के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एफएसआई जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये हमारे देश का नेशनल ऑर्गेनाइजेशन
प्रीमियर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। और ये रिस्पॉन्सिबल है, असेसमेंट करता है एक तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज का, तो असेसमेंट करके और फिर मॉनिटरिंग का काम भी करता है। देखो असेसमेंट की वजह से ही फिर ये रिपोर्ट भी तो जारी करता है। तो रेगुलर बेसिस पे ये काम एफएसआई के द्वारा किया जाता है। एंड सेकेंडली दिया गया है कि इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1 जून 1981 को। एंड फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसने PISFR को रिप्लेस किया था, प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज को। 1965 में ये PISFR है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था PISFR को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और FAO और UNDP की स्पॉन्सरशिप के तहत। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1976 में नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने कहा कि एक नेशनल फॉरेस्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन तो इंडिया में होना ही चाहिए ताकि रेगुलर बेसिस पे पूरा डेटा है उसको असेस किया जा सके। तो इस वजह से देखो 76 में कहा गया और फिर 81 में इसको बना दिया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है कि जो मेजर एक्टिविटीज़ हैं जो एफएसआई की, इसमें क्या किया जाता है कि रिमोट सेंसिंग बेस्ड जो डेटा है उसको यूज करके और यहाँ पे फॉरेस्ट कवर मैपिंग FCM का काम किया जाता है बाई एनियल साइकिल 2 साल में एक बार। एंड नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री बेस्ड डेटा को यूज करके अब देखो फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग, फॉरेस्ट कार्बन असेसमेंट, फॉरेस्ट टाइप मैपिंग, ये सब काम एफएसआई के द्वारा किए जाते हैं। इसके साथ ही जो भी इमर्जिंग इश्यूज हैं एंड स्टेट स्पेसिफिक डिमांड्स हैं उन सब रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है एफएसआई के द्वारा। अब 1987 में एफएसआई ने क्या किया कि जो ये रिपोर्ट है ये जारी करने का काम शुरू किया, ISFR रिपोर्ट। तो 1987 से एफएसआई के द्वारा ये रिपोर्ट पेश की जाती रही हैं और ये रिपोर्ट है ये नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली ट्रेजर हैं ये, क्योंकि इनसे जो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है वो यहीं से ली जाती है और इवन हम भी इन रिपोर्ट्स को पढ़ रहे हैं तो देख लीजिए आप ये कितनी इम्पोर्टेंट है। एंड एफएसआई है इसका हेड क्वार्टर है वो देहरादून में है, इम्पोर्टेंट है ये काफ़ी। एंड जो 4 रीजनल ऑफिस हैं शिमला, कोलकाता, नागपुर, बेंगलोर, यहाँ पे इसके रीजनल ऑफिस हैं और ईस्टर्न जोन का जो सब सेंटर है वो है बर्नी हाट में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो हमने जो वॉल्यूम फर्स्ट है एफएसआई के द्वारा जो ISFR रिपोर्ट है उसका वॉल्यूम फर्स्ट है, उसकी में 222 पेज थे और अब हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। इसका पार्ट फर्स्ट मैंने कल रिलीज़ किया था जो कि 1 घंटे 40 मिनट का है और आज सेकंड वाला पार्ट रिलीज किया जाएगा। तो ये दोनों ही जो पार्ट हैं ये आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इस बात पे बार बार स्ट्रेस दे रही हूँ कि अगर आप ISFR रिपोर्ट को नहीं पढ़ के जाते और आप फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं तो आपकी जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन है वो कंप्लीट नहीं है, उसमें काफ़ी कमी है। तो आपको जो रिपोर्ट है वो तो हर हाल में पढ़नी ही है। और इसके अलावा जो PDFs हैं फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के सिलेबस से रिलेटेड वो सारी मैंने अवेलेबल करवा दी हैं, तो इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर कोई भी तरीके की दिक्कत आती है, देखो टेक्निकल इश्यू है तो उसमें एक ईमेल आईडी दी गई है तो उस पर आप ईमेल कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।